जी स्टूडेंट्स, हमारा अभी के लिए टॉपिक है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी बायोलॉजी जिसको अभी हम इंट्रोडक्टरी लेवल पर पढ़ रहे हैं। इसने मैनकाइंड को क्या बेनिफिट्स दिए हैं, इंसानियत के लिए इसके क्या कारनामे हैं, तो हम वो अभी डिस्कस करने लगे हैं। तो यहाँ तीन जो है उनको मैंने मतलब पूरे जितने भी थे इनकी मैंने तीन कैटेगरीज बना दी हैं: फूड प्रोडक्शन, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम फूड को जो है वो शुरू करते हैं कि बायोलॉजी ने किस तरीके से फूड को जो है वो इम्प्रूव किया या फूड की क्वांटिटी को बढ़ाया और पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सभी की जो फूड की ज़रूरियात हैं उनको मीट किया। ठीक है जी। तो अभी हम देखते हैं फूड प्रोडक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आप लोगों को याद हो, एक टर्म यूज़ की जाती है ट्रांसजेनिक प्लांट्स या एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स। ये ट्रांसजेनिक का मतलब है कि ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जिनके पास फॉरेन जीन मौजूद होते हैं। जी, ऐसे प्लांट्स जिनके पास या एनिमल्स जिनके पास फॉरेन जीन मौजूद होते हैं। अब फूड प्रोडक्शन में ट्रांसजेनिक प्लांट्स या एनिमल्स का क्या रोल है? होता कुछ इस तरीके से है कि जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ है ना, एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनको इम्प्रूव किया जाता है, यानी उनमें अपनी मर्ज़ी के फीचर्स उनमें थ्रू मतलब बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये पूरा एक कह लें एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो उसमें बड़ी तफसील से इन चीज़ों को की वजाहत है। लेकिन यहाँ अभी तक के लिए समझने के लिए काफ़ी है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट ए हम इसे कहते हैं, और ये कोई दूसरा प्लांट है, प्लांट बी। इसकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खूबियां हैं और इसकी कोई अपने फीचर्स हैं। हम चाहते हैं इन दोनों को जो है, दोनों के फीचर्स जो है हमारे पास जो है वो आ जाएं, तो हम इनकी क्या करा देंगे, इनकी क्रॉस करवा देंगे और इससे हमें जो प्लांट सी हासिल होगा वो एक हाइब्रिड प्लांट होगा। तो ये तो एक सिंपल ट्रेडिशनल तरीका है ना कि आप हाइब्रिडाइजेशन करते हैं प्लांट्स की और उनके डिज़ायरेबल करैक्टर्स को इन्हांस करने के लिए। डिज़ायरेबल करैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फूड की क्वालिटी आ जाती है, फूड क्वालिटी, ठीक है। उसके अंदर फिर इम्प्रूव्ड जो है, इम्प्रूव्ड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इम्प्रूव्ड कैरेक्टर्स मतलब आप उनमें जो है विटामिन्स वगैरह की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, सॉरी। इसके अलावा पेस्ट रेजिस्टेंस जो है, पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटियाँ जो हैं वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जिनके ऐसे प्लांट्स जिनको पेस्ट का ख़तरा हो, ठीक है, मतलब उनकी ग्रोथ को मसला हो, पेस्ट वगैरह, ये कीड़े मकोड़े जो प्लांट्स पर अटैक करते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनकी पैदावार को कम करते हैं। तो ऐसे जो हैं क्वालिटीज़ जो हैं वो इम्प्रूव की जा सकती हैं बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग और बाय यूजिंग सिंपल मेथड्स ऑफ जो है ब्रीडिंग, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, देखें दो चीज़ें यहाँ, एक तो है ब्रीडिंग है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल तरीका है ब्रीडिंग। कह लें कि प्लांट्स की प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनको मिलाया जाता है उनके जीन्स को, ठीक है। उनके जीन्स को जब मिलाया जाता है तो हमारे पास जो हाइब्रिड तैयार होते हैं, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, उनके पास दोनों ही ऑर्गेनिज्म की, टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली रिलेटेड हैं बट टू डिफरेंट हैं, उन दोनों की ही जो है वो फीचर्स और क्वालिटीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं। और ऐसे हाइब्रिड प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं फूड प्रोडक्शन को कम करने के लिए, राइट। अब ये तो, अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से हैं? ट्रांसजेनिक का मतलब जिनके पास फॉरेन जीन हो, जो अपना खुद का जो जीन हो, उसमें आप अपनी मर्ज़ी की पसंद का जीन, फ़र्ज़ करें कैटल्स के अंदर जो है, कैटल्स के
कैटल्स यानी मवेशी ढोर डंगर जो हैं, कैटल्स के अंदर जो है वो मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क, मीट जो है, एंड सिमिलरली जो पोल्ट्री की आइटम्स हैं, ठीक है, पोल्ट्री आइटम्स जो हैं, ठीक है, मुर्गियां वगैरह, ठीक है, उनकी गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए और उनकी एग्स की पैदावार जो है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं। उसमें हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं, पसंद के ख़वास जो हैं, करैक्टर्स जो हैं उनको इकट्ठा करते हैं और इस तरीके से हम जो पूरी दुनिया में है फूड जो है उसको इम्प्रूव करते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अब वीट और राइस की बड़ी बड़ी वैरायटीज़ आ गई हैं, ठीक है, हाइब्रिड वीट आ गई है, हाइब्रिड जो है वो कॉर्न आ गई है, तो इस तरह सोयाबीन्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, हम इनको बाय यूजिंग बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड अप्लाइंग बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हम इस तरीके से ये फूड की प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है हेल्थ, ठीक है, बल्कि अभी फूड के हवाले से मैं कुछ और भी आप लोगों को चीज़ें बताना चाहूँगा और वो ये हैं। मिसाल के तौर पर क्लोनिंग एक टेक्निक का लिखा हुआ है, क्लोनिंग क्या है कि फ़र्ज़ करें आपने एक ऑर्गेनिज़म को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लिया, यानी उसमें एक उसका अपना डीएनए था और एक आपने एक फ़ॉरेन बैरूनी किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म का डीएनए भी उसमें मिला दिया और अब वो एक बन गया है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म जिसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म कहते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस ऑर्गेनिज़म को हम इसकी तादाद भी ज़्यादा लें, यानी इसकी नंबर में इजाफ़ा करें। तो अगर हम उसको एक नॉर्मल जो नेचुरल रिप्रोडक्शन का जो साइकिल है उसके हिसाब से अगर लें तो वो अपनी उम्र को पहले बलूगत की उम्र को पहुंचेगा, यानी अपनी जो है एडोलेसेंस की एज में पहुंचेगा, वहाँ जाके फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा और अपनी अगली नस्ल प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इतना टाइम नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें फ़ौरन वो चीज़ मिल जाए। तो इसके लिए क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्लोनिंग जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो क्लोनिंग जो है ये वाली टेक्निक अप्लाई की जाती है, इसमें एक सेल हो या एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, एक कंप्लीट इंडिविजुअल हो या एक सेल हो, ठीक है, इसको आप बेशुमार नंबर में, इनॉर्मस नंबर ऑफ सेल्स में आप विद इन नो टाइम आप इसको मल्टीप्लाई जो है वो मल्टीप्लाई या इसकी कॉपीज़ जो है वो तैयार कर सकते हैं। दैट इज़ क्लोनिंग। सिमिलरली किसी ऑर्गेनिज्म की भी क्लोनिंग पॉसिबल है, किसी ऑर्गन की भी क्लोनिंग पॉसिबल है। तो क्लोनिंग से आप एक लिमिटेड जो है वो अमाउंट ऑफ टाइम में इनॉर्मस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल्स जो हैं और ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट है एक और टेक्निक है क्लोनिंग से ही मिलती जुलती, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही की टाइप है, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, जी, टिश्यू कल्चर क्या है? एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कि टिश्यू कल्चर जो है मतलब जिसमें हम पहले आपको टिश्यू की डिफाइन करना आना चाहिए। अ ग्रुप ऑफ सेल्स, रिलेटेड सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज़ नोन एज अ टिश्यू। और टिश्यू जो है फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई टिश्यू है, कोई सेल है, हम चाहते हैं इस सेल की मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो ले लें। और नॉर्मली ये प्लांट्स के ऊपर भी ये जो है ना अप्लाई किया जा सकता है, प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट का एक सेल लें, ठीक है, लिविंग सेल, उसकी सेल वॉल रिमूव करें, रिमूव सेल वॉल। जब आप सेल वॉल उसकी रिमूव कर लेंगे तो फिर जो रिमेनिंग जो सेल बचेगा उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। जी, अ सेल विदाउट सेल वॉल इज़ नोन एज प्रोटोप्लास्ट। तो ये प्रोटोप्लास्ट जब हमारे पास आ जाएगा तो हम इस प्रोटोप्लास्ट को क्या करेंगे, इसकी क्लोनिंग करेंगे, यानी इसका टिश्यू कल्चर करेंगे और इस एक प्रोटोप्लास्ट से आप हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ प्रिपेयर कर लेंगे विद इन नो टाइम। सो दिस इज़ नोन एज टिश्यू कल्चर। ये टिश्यू का कल्चर है। जी स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारे पास टिश्यू कल्चर।
जी स्टूडेंट्स, हमारे पास बायोलॉजी के अगले जो फ़ायदे हैं वो कौन से हैं। एक इसमें लिखा हुआ है बुक में बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी बायोलॉजिकली किसी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना। तो ये आमतौर पर जो क्रॉप्स होती है ना, हमारी क्रॉप्स क्या होती हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनसे हम फूड वगैरह हासिल करते हैं, ठीक है। तो जो क्रॉप्स है ना, जैसे वीट है, एग्जांपल ले लेते हैं, वीट, राइस एंड कॉर्न, ये क्या है, हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं। तो क्रॉप्स में ना ये एक मसला होता है कि जब एक किसान क्रॉप्स को जो है वो काश्त करता है, ठीक है, तो जैसे उसके साथ जो है ना वो दूसरी वीड्स जो है ना, वीड्स, जड़ी बूटियाँ, वो भी उगना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो जड़ी बूटियों और क्रॉप्स प्लांट्स के दरमियान एक कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन फॉर लाइट, कंपैरिजन फॉर स्पेस, कंपैरिजन फॉर वाटर एंड कंपैरिजन फॉर मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो अब देखें ना, क्रॉप प्लांट जो है वो, फ़र्ज़ करें ये एक क्रॉप प्लांट उगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ एक वीड भी उगी हुई है, ठीक है। सो क्रॉप और वीड के दरमियान जो है एक कंपटीशन होगा। होता ये है कि जब वीड्स उगती हैं तो क्रॉप को जो है लाइट भी कम मिल रही होती है, पानी भी, और दूसरे भी जो रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी कम मिलते हैं। तो इस तरह यील्ड पे जो है ना, पैदावार पे जो है वो इफ़ेक्ट होता है, अच्छी पैदावार नहीं होती है, ठीक है। तो अब बायोलॉजिकल मेथड में क्या किया जाता है कि सबसे पहले इन वीड्स के साथ इनकी हैंडलिंग की जाती है, इनसे निपटा जाता है इन वीड्स के साथ कि जो है वो डिफरेंट जो है ना वो केमिकल कंपाउंड्स यूज़ किए जाते थे पहले, ठीक है, यानी स्प्रे वगैरह किए जाते थे यूज़, वो केमिकल कंपाउंड्स होते थे, ठीक है। और जब वो स्प्रे किए जाते थे तो उससे ये प्लांट्स तो किल हो जाते थे, लेकिन उनका जो पॉइजनस इफ़ेक्ट था ना, वो ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते थे और इससे ह्यूमन हेल्थ इफ़ेक्ट होती थी, या कोई भी एनिमल जो इन प्लांट्स को यूज़ करता था, ईट करता था, उनके लिए हेल्थ हैज़र्ड्स होते थे। अब साइंटिस्ट ने क्या काम किया है कि इस चीज़ के हल के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल निकाला है, यानी इन वीड्स से निपटने के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या निकाला है कि इन वीड्स के, यानी ये जो क्रॉप प्लांट है ना, इस प्लांट के अंदर ऐसे जीन्स जो हैं वो डाल दिए गए हैं, जीन्स ऐसे इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं कि इन जीन्स की वजह से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं इस प्लांट के आसपास कि इनके करीब जो वीड्स हैं ना ये उग ही नहीं सकती, ठीक है, और ये वीड्स जो हैं वो अगर उगेंगी तो तलफ हो जाएंगी ऑन देयर ऑन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, ये एक तरीका है बायोलॉजिकल कंट्रोल का, यानी वीड्स को इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। दूसरा तरीका है पेस्ट को कंट्रोल करने का। पेस्ट्स, अब पेस्ट क्या है, पेस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कीड़े मकोड़े, जो प्लांट्स के या तो लीव्स खाते हैं या लीव्स के अंदर जो फोटोसिंथेटिक फूड होता है ना, जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं प्लांट्स, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ऐसे कीड़ों मकोड़ों से छुटकारा हासिल करना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये भी जो है वो क्रॉप प्लांट की यील्ड को इफ़ेक्ट करेंगे, यानी जो पैदावार हासिल होनी है ना, पर एकड़ जो पैदावार होनी है वो इफ़ेक्ट होगी। तो इस चीज़ को निपटने के लिए भी बायोलॉजिकल मेथड यूज़ किए गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम स्प्रे करें, ठीक है, डीडीटी जैसे केमिकल्स अगर हम स्प्रे करें इस पेस्ट के ऊपर, तो पेस्ट तो किल हो जाएंगे, लेकिन ये केमिकल जो है वो प्लांट भी एब्जॉर्ब करेगा और अल्टीमेटली प्लांट का जो फूड होगा, मतलब प्लांट से जो हासिल होने वाला फूड होगा, फ्रूट होगा, उसमें भी वो जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा और अल्टीमेटली वो हमारे स्टमक में आएगा, और फिर इंसान या दूसरे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो उनको यूज़ करते हैं उनकी सेहत ख़राब होगी, और ये अच्छी बात नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज केमिकल्स लाइक DDT, why should we use a biological method to control these, biological control for these problems। तो इसके हल के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, they use other pests, मतलब पेस्ट नहीं कह सकते, other useful organism, ठीक है, दूसरे कीड़े यूज़ करते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, जिन्हें दोस्त कीड़े बोलते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें, एक बुक में मिसाल दी हुई है कि एक एफिड है, एफिड, ठीक है, एफिड, ये एफिड जो है वो फिलोएम के अंदर अपना जो है वो अपना जो उसकी जो टिप है ना
उसका जो कह लें नीडल की तरह का मुंह है उसका, उसे प्रोबोसिक्स बोलते हैं। वो प्रोबोसिस अपना उसमें घुसेड़ देता है और फिलोइम से जो है वो शुगर जो है प्रिपेयर्ड शुगर उसको सक करता है। ठीक है, अब होता क्या है कि साइंटिस्ट यूज़ करते हैं एक वैस्प को। ये एक वैस्प है, ठीक है, ये भी एक इसी तरीके से इंसेक्ट है। इस इंसेक्ट को यूज़ करते हैं और वो क्या करता है, ये इंसेक्ट इस एफिड को पैरालाइज कर देता है, पैरालाइज कर देता है। जब ये पैरालाइज हो जाता है तो ये एफिड जो है वो प्लांट्स को एनी फर्दर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और इस तरीके से जब ये खुद मर जाता है तो जब मतलब इस पर डिपेंडेंट ये एफिड जब खुद यानी कि तल्फ हो जाता है तो वेस्ट जो इस पर डिपेंड कर रही है ये भी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से फसलों में जो है वो पैदावार को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट ये जो क्रॉप के हवाले से जो इम्प्रूवमेंट हो रही है ना, ये अभी तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत ज़्यादा है। जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो इस तरीके से बायोलॉजिकल कंट्रोल करें अपनी जो है वो पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो ये तो था स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल कंट्रोल। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जी, और एक चीज़ और, ये बायोपेस्टिसाइड्स भी कहलाते हैं। ये जो हमने यूज़ किया ना, जैसे ये वेस्ट को, ये एक बायोपेस्टिसाइड है, ठीक है, यानी पेस्ट को मारने वाले। आमतौर पर ये केमिकल पेस्टिसाइड होते थे, जैसे ये डीडीटी मैंने मिसाल दी, केमिकल पेस्टिसाइड्स। लेकिन अब जैसे कि ये वेस्प है, एक और मिसाल है बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हैं जो बायोपेस्टिसाइड के तौर पर यूज़ होते हैं। सो वेस्प हो जाए या बैक्टीरिया हो जाए, ये मिल करके ये जो हैं इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर बायोपेस्टिसाइड्स, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पेस्टिसाइड का काम कर रहे हैं। देन स्टूडेंट एक छोटी सी टर्म है और वो ये है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट ये क्या है कि बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऑल द रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग डिजीज़ वेदर प्लांट डिजीज़ और एनिमल डिजीज़ such an approach of controlling diseases is known as integrated disease management। यानी अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि प्लांट्स की बीमारियाँ, एनिमल्स की बीमारियाँ, इन दोनों की बीमारियाँ चाहे छोटी हों या बड़ी हों, किसी भी तरह की हों, और कुछ ऐसी बीमारी होती है जो कंटेजियस होती हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये फैलती हैं, बड़ी तेज़ी से इन्फेक्ट करती हैं, जैसे कि कोरोना है, ठीक है, ये एक पैंडेमिक की सिचुएशन इख्तियार कर गया पूरी दुनिया में, फिर ये फैला। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है कुछ ऐसी वबाई बीमारियां होती हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे बड़ी तेज़ी से जो है स्प्रेड करती हैं। अब चाहे जैसी भी बीमारी हो, छोटी हो बड़ी हो, किसी तरीके से भी फैलने वाली हो, कंटेजियस हो, ठीक है, ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए, उनकी बेहतरी के, उनकी क्योर के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो मेडिसिन हों, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हों, कुछ भी हों, वो सारे मेथड्स जो हैं वो मिल करके क्या कहलाते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। यानी इस तरह की मैनेजमेंट जो है डिजीज़ के ख़िलाफ़ ट्रीटमेंट की जो मैनेजमेंट है उसे इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, जी इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ और है। एक प्लांट्स के लिए टेक्निक यूज़ होती है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है? हाइड्रोपोनिक मतलब वाटर से रिलेटेड, एंड कल्चर टेक्निक यानी आम तौर पर हम सॉइल जो है ना, सॉइल प्लांट सॉइल में ग्रो करते हैं,
यानी ये दिस इज़ फॉर सम सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दिस इज़ सॉइल, ठीक है। इवन द पॉटेड प्लांट, इफ़ आई ड्रॉ, ये पॉटेड प्लांट है, इसमें ये इसका स्टेम है, ये इसके लीव्स हैं, इसकी ब्रांचेस हैं। सो नॉर्मली एक पॉट के अंदर सॉइल होती है, क्या होती है? सॉइल होती है। तो सॉइल के अंदर हमें पता है रिक्वायर्ड मिनरल्स जो हैं, रिक्वायर्ड मिनरल्स, ठीक है, या न्यूट्रिएंट्स वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है ना। अब वी नो दैट द सॉइल कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो भी रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। सॉइल में तो रैंडमली सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ना, सोचने की बात है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एक टेक्निक है, जैसे मैंने लिखा हाइड्रोपोनिक, ये जी हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है कि ये हम प्लांट्स को बजाय कि सॉइल में उगाने के हम वाटर में उगाते हैं, ठीक है। आप इसको गूगल कर सकते हैं, यानी एक टब होगा इस तरह पानी का, उसके ऊपर इस तरह एक शीट लगी होगी, इसमें छोटा सा प्लांट जो है वो प्लांटलिंग जो है वो इधर ग्रो होगा, तो उसकी ये रूट्स होंगी पानी के अंदर, ये इसकी लीव्स होंगे, इसकी ब्रांचेज होंगी इस तरीके से, और ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो हमने अपना वो वाटर के साथ साथ जो मिनरल्स है ना वो भी डाल देंगे, ठीक है। तो अब हमें पता चल सकेगा, हम जिस मतलब प्लांट्स को चेक करने के लिए कि वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ और नॉट, हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मसलन इसमें आप कोई एक मिनरल एलिमेंट जो है वो ना डालें, बाकी सारे डाल दें, तो अगर इसमें इसकी ग्रोथ नहीं होगी तो हम कहेंगे कि ये एलिमेंट जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है ये एक टेक्निक है इसकी वजह से। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि सिंगापुर जैसे कंट्री में ना, जहाँ लैंड की बहुत कमी है, वहाँ क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, तजारत से रिलेटेड हैं, और वहाँ वेजिटेबल्स जो है ना वो जो बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं ना, बड़ी बड़ी जो रूफ मतलब क्या लें बिल्डिंग्स हैं, उनकी छतों के ऊपर जो है वो हाइड्रोपोनिक्स के हिसाब से इस टेक्निक को यूज़ करते हुए उगाते हैं वो अपनी सब्जियाँ और अपने जो है वो चीज़ें। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये भी टर्म आपकी क्लियर होगी, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास एक और आती है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन, ये पास्चराइजेशन क्या है? ये लुइस पास्चर के नाम पर है। पास्चराइजेशन जो है इसको हम बोलेंगे कि दूध को बॉयल करके उसको महफूज करना। मतलब मिल्क जो है ना, नॉर्मली बिकॉज एक प्रॉपर डाइट है, दूध जो है इसमें तमाम ग़िज़ाइयत मौजूद होती है, तो दूध को आप प्रिजर्व करने का कोई तरीका तो होना चाहिए ना। ये जो डिब्बे में बंद मिल्क होता है, इसको हम क्या लें कि ये कैसे महफूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये पास्चराइजेशन का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है कि दूध को जो है वो बहुत टेम्परेचर पर यानी गर्म कर लें और उसमें हवा ना घुसने दें और इस तरीके से उसको प्रिजर्व कर लें, ठीक है। चीज़ों को हीट करके बॉयल करके उनको प्रिजर्व कर लेना, दैट इज़ पास्चराइजेशन।